Again, welcome all of you to Pawan Mag Academy. So today we are going to learn a next point of this topic, that is the reproduction in lower and higher plants. Okay, तो आज का ये लास्ट सेशन रहेगा इस टॉपिक का, जो कि हम इस टॉपिक का एंड करेंगे. बट इस टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं या जो भी कैलकुलेशन वाले, मतलब हाउ मेनी मियोसिस माइनॉरिटी डिवीजन आर रिक्वायर्ड, ये थोड़े पॉइंट हम इस टॉपिक के एंड के अंदर देख लेंगे. ठीक है, चलिए आज का पॉइंट मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आज का पॉइंट हमारा डॉर्मेंसी होगा. तो डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? तो फर्स्ट, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सर्वाइवल. ठीक है, तो डॉर्मेंसी पीरियड मतलब चलिए उस सीड को कुछ काम नहीं करना है, जस्ट रेस्ट करना है. चलिए आप छुट्टी के दिन, मतलब संडे जो फन डे होता है, तो उस डे में आप एक तो घूमने जाते हो या रिलैक्स करते हो, कोई भी जो भी आपका ऑफिशियल काम है वो नहीं करते. तो इसका मतलब आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हो. रेस्ट मतलब सोना नहीं, बट चलिए रेस्ट या जस्ट माइंड फ्रेश करते हो आप. तो जो भी रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी पीरियड. उस वक्त वो सीड जस्ट ग्रोइंग एबिलिटी नहीं रखते या ग्रो होना नहीं चाहते. समझ में आ रहा है? जो सीड स्पेसिफिक पीरियड में ग्रो नहीं हो पा रहे हैं या ग्रो होना नहीं चाहते हैं, इट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी पीरियड. या दे डू नॉट जर्मिनेट, दे डू नॉट वांट टू जर्मिनेट आफ्टर जो भी सीड्स हैं या जो भी सीड या मैच्योर सीड आप बोल सकते हो, जो भी मैच्योर सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, उस कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हो, उस कंडीशन में भी वो अगर खुद को ग्रो नहीं करवा पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, दे आर कॉल्ड एज, दैट इज डॉर्मेंसी पीरियड. समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूं? ऐसा सीड जो कि फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी, फेवरेबल कंडीशन मतलब उसको आप खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, जूस दे रहे हो, चाय दे रहे हो, नो. तो फेवरेबल कंडीशन मतलब सीड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है ग्रोइंग के लिए. सीड के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए या जर्मिनेशन के लिए? वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड एयर. तो ये चार बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या मॉइस्चर भी चलेगा, ये चार बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सीड को ग्रो होने के लिए. तो सीड, ये सभी बातें हैं उसके पास, सभी मिल भी रहा है, बट वो खुद को ग्रो नहीं करवा पा रहा है या करना नहीं चाहता है. इट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी पीरियड. अब वायबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय वायबल? वायबल सीड मतलब द सीड कैन ग्रो if these four conditions are available. ये चारों के चारों कंडीशंस अगर उस सीड को अवेलेबल हो रहे हैं और वो सीड जर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब वो वायबल सीड है. समझ में आ रहा है? इस तरह का सीड जो कि ये चारों कंडीशन मिलने के बाद खुद को ग्रो करवाना चाहता है, इट इज कॉल्ड एज अ वायबल सीड. ओके, चलिए आप ये एक्सपेरिमेंट आपके घर में भी कर सकते हो. चलिए आप ग्राउंडनट, व्हीट, राइस, कोई भी आपके पास सीड हो, वो आप सॉइल में डालो, उसको थोड़ा सा पानी दे दो, वो 4-5 दिन में जस्ट आपको ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो सीड जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड ब्रेक कर चुका है. अगर ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब दो सीड जर्मिनेट after availability of water, soil, sunlight and air, they are called as a viable seed. मतलब वो जिंदा है. अगर ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो वो डॉर्मेंसी पीरियड में है. अब डॉर्मेंसी पीरियड मतलब स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल जो भी एडेप्टेशन है, मैकेनिज्म है सर्वाइवल के लिए, मतलब उसको जिंदा रहना है, बट वो ग्रो नहीं खुद को ग्रो नहीं करवाना चाहता है. It is called as a dormancy period. State of metabolic arrest. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? अरेस्ट कर रहा है खुद को, जस्ट स्टॉप. आप जब भी अरेस्ट वर्ड आप सभी ने सुना है, सेल साइकिल में भी अरेस्ट वर्ड सुना होगा. अरेस्ट का मतलब जस्ट स्टॉप कर रहे हैं.
खुद की ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। अरेस्ट दैट फैसिलिटेट द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में वो खुद की ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी पीरियड। अब आप कैसे उस सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकते हो? हाउ वी कैन ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी? सीड डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक की जा सकती है? ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। ओके, सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करवाना, ये किस प्लांट हार्मोन का फंक्शन है पता है आपको? इसके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन काम करता है? दैट इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, इन शॉर्ट जीए बोला जाता है, जो कि हमने प्लांट ग्रोथ के अंदर दैट इज प्लांट हार्मोन्स में हमने इसको इन डिटेल देखा है। प्लांट रेगुलेटर्स भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी कौन ब्रेक कर रहा है? जिब्रेलिन ब्रेक कर रहा है। ओके, ये नेचुरली प्लांट्स में ये कर रहा है, ये हार्मोन काम कर रहा है। बट चलिए, आप खुद उसको ब्रेक करवाना चाहते हो या मैं एक सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करवाना चाहती हूँ, तो चलिए आज के जो भी मतलब जो सीजन अब चल रहा है वो विंटर सीजन है। विंटर सीजन बहुत ठंडे वाला सीजन होता है और इस सीजन में नॉर्मली जो भी सीड्स है वो इजीली जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आप या आपकी मम्मी क्या करती है? मटकी एग्जाम्पल क्या करती है उसको ग्रो करवाने के लिए? आपने कभी देखा है? इसमें वाटर लेती है, नॉर्मल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर लेती होगी। चलिए, आपको नहीं पता है तो आपको आपकी मम्मी से आप पूछ लीजिए। चलिए, यहाँ हमने मटकी लिया है, सभी को पता है। ओके, तो ये जो है ये ग्रो करवाना, ये इसको हमें जर्मिनेट करवाना है, तो पहले इसको भिगोना पड़ता है। भिगोना किस वाटर में है? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर। किसमें ये ज्यादा फास्ट वे से ग्रो होगा? वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर? कोल्ड वाटर। किसमें ये ग्रो होगा? ये किसमें ग्रो होगा? सभी में ये जर्मिनेट हो सकता है, बट किसमें फास्ट ग्रो हो सकता है? वार्म वाटर में ये सबसे ज्यादा फास्ट वे से ग्रो होगा। नॉर्मल में भी ग्रो हो सकता है, बट कोल्ड में ये बहुत स्लो ग्रो होता है, क्योंकि कोल्ड वाटर ये सीड की डॉर्मेंसी नॉर्मली ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि नाउअडेज जो नॉर्मल वाटर है वो भी थोड़ा सा ठंडा ही रहता है, तो यहाँ थोड़ी सी कम ग्रोथ उसमें जर्मिनेशन दिखाई देगी। बट उस सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करनी है तो वार्म वाटर नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं। बट चलिए, इसको इंडस्ट्रियल लेवल में भी इस सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करवानी हो तो वार्म वाटर, अल्कोहल भी यूज किए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स भी इसमें यूज किए जाते हैं और नेचुरली जिब्रेलिन के थ्रू ब्रेक होता है। तो इट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी थ्रू डिफरेंट वेज। ओके, तो चलिए, वायबल सीड का मतलब मैंने समझा दिया। सीड को अगर आप वाटर, सॉइल, सनलाइट, एयर दे रहे हो तो ये इसका और वो ग्रो हो रहा है, देने के बाद जर्मिनेट हो रहा है, तो उसको बोला जाता है वो जिंदा है या वायबल सीड है। अगर ये सब कुछ देने के बाद भी वो खुद को ग्रो नहीं करवा पा रहा है, रेस्टिंग पोजीशन में है, इट इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी पीरियड। तो चलिए, आपके घर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सीड्स होंगे, पल्सेस होते हैं अलग अलग, पी होती है, बीन्स होते हैं, ग्राउंडनट होता है, देन बहुत सारे अलग अलग व्हीट, राइस, ज्वार, बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो वो सीड अगर हमें स्टोर करने हैं तो हम क्या करते हैं? उनको जस्ट सन में, उसको धूप में ड्राई करते हैं और ईयर बाय ईयर उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर आप वैसे ही सीड को स्टोर करोगे तो वो जस्ट खराब हो जाएंगे। बट चलिए, आपको उनको स्टोर करना है तो आपको क्या करवाना होता है? उसको ड्राई करवाना होता है। उसका पूरा का पूरा वाटर रिलीज करने के बाद वो इजीली ईयर बाय ईयर स्टोर होते जाते हैं। और ड्राई सीड को अगर जर्मिनेट करवाना है तो पहले उसको वाटर में डालते हैं, सीड स्वेल हो जाता है, देन इजीली जर्मिनेट होने में वो हेल्प करता है।
तो इट इज कॉल्ड एज अ वायबल सीड, डॉर्मेंसी पीरियड एंड ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। और एक बात जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी है कि बहुत सारे सीड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के सीड डॉर्मेंसी पीरियड दिखाते हैं। तो जो डॉर्मेंसी पीरियड है, डॉर्मेंसी पीरियड जो कि ल्यूपिनस अर्किटा, ल्यूपिनस अर्किटस एंड फोनिक्स डक्टिलिफेरस, ये दो सीड्स के नाम दिए गए हैं। तो इनका डॉर्मेंसी पीरियड कितने इयर्स का होता है? तो 10,000 इयर्स ल्यूपिनस का डॉर्मेंसी पीरियड है और फोनिक्स का डॉर्मेंसी पीरियड है 2007। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डॉर्मेंसी पीरियड किसका है? शॉर्टेस्ट डॉर्मेंसी पीरियड, शॉर्टेस्ट डॉर्मेंसी पीरियड सिट्रस, किसका? सिट्रस का। एंड लास्ट, डॉर्मेंसी पीरियड मतलब टाइनी सीड्स आर इजी फॉर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल के लिए कौन से सीड्स इजीली डिस्पर्स कर सकते हैं? छोटे छोटे सीड्स, स्ट्रिगा, ऑर्किड, टाइनी सीड डिस्पर्सल। टाइनी मतलब बहुत छोटे। एग्जाम्पल, स्ट्रिगा, ऑर्किड के सीड बहुत छोटे होते हैं, इट इज कॉल्ड एज टाइनी सीड डिस्पर्सल। बहुत छोटे छोटे सीड्स होते हैं इसके। मेनी सीडेड, एग्जाम्पल, सिंगल ओव्यूल मेनी सीड्स। ओके, नेक्स्ट, तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट। तो चलिए यहाँ हमारा डॉर्मेंसी पीरियड खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपोमिक्सिस। कौन सा पॉइंट? अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस का मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है। अपोमिक्सिस मतलब लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, like asexual reproduction. How? अपो सिंगल, मिक्सेस सिंगल पैरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, like asexual reproduction. Apomixis, like asexual reproduction. और इसको अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, दोनों का भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, इसको असेक्सुअल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन सम टाइप्स और इन सम केसेस देयर इज अ नो fertilization, no meiosis, no fertilization, no meiosis, no fertilization. Hence they are called as a asexual reproduction. क्योंकि asexual reproduction हमने जो हम डिटेल में पढ़ा था उसमें मैंने आपको कहा था कि asexual reproduction में fertilization नहीं होता है, सिंगल पैरेंट के थ्रू को जो कि क्लोन्स है वो तैयार करते हैं। और मियोसिस तो होता ही नहीं है, क्योंकि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग होता है, जो कि यहाँ होता नहीं है, किसमें? असेक्सुअल में। वैसे ही इसको कहा जाता है मतलब ये लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ टाइप्स के अंदर मियोसिस होता है, some cases meiosis follow meiosis, some cases they follow meiosis follow करते हैं इसीलिए, ठीक है। but only one parents, but involvement of only one parent या सेल या टिश्यू
ठीक है। अब अपोमिक्सिस इज आइदर अपोगैमी भी कह सकते हो या अपोस्पोर भी कह सकते हो। अपोमिक्सिस का जो टाइप है अपोगैमी, अपोमिक्सिस, अपोगैमी एंड अपोस्पोरी। Okay. What is meant by apogamy? Okay. Development of embryo sac. Yeah, development of embryo-like structure from gametophyte. Development gametophytic organ या cell develop into embryo-like structure. Gametophytic organ or cell develop into embryo-like structure. Embryo-like structure is called as apogamy. कौन कर रहा है? गैमेटोफाइट। कौन कर रहा है? स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो में खुद को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। अब अपोस्पोरी का मतलब क्या है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट, स्पोरोफाइटिक ऑर्गन या स्पोरोफाइट develop into diploid sporophyte is developed into embryo. ये भी किसमें डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो में। या बीच में इंटरमीडिएट स्टेज भी होती है, is converted into diploid gametophyte और क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वो नॉर्मली डिप्लॉइड नहीं होता है, वो नॉर्मली क्या होता है? हैप्लॉइड। अब यहाँ विदाउट मियोसिस, यहाँ क्या होता है? विदाउट मियोसिस। मियोसिस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डिप्लॉइड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। Diploid sporophyte is developed or produced into diploid gametophyte without meiosis is called as apospory. Is called as a apospory. Example: orange and mango. Example: orange and mango. Orange and mango. Okay. चलिए, अपोमिक्सिस ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप आप कह सकते हो, जहां मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसे कह सकते हो, क्योंकि इन सम केसेस तो यहाँ ही देख लीजिए, नहीं यहाँ हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड, डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड बना, मतलब यहाँ मियोसिस नहीं है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, तब भी ये आगे जाके एम्ब्रियो तैयार कर रहे हैं। एम्ब्रियो के लिए एक्चुअली फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि haploid egg plus haploid male gamete converted into the zygote, zygote is converted into the embryo, but यहाँ meiosis न होते हुए भी यहाँ embryo sac तैयार हो रही है, क्योंकि haploid से haploid बन रहा है। अपोगैमी के केस में अपोस्पोरी डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बन रहा है विदाउट मियोसिस। ऑरेंज एंड मैंगो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ ये अपोमिक्सिस का टाइप है, और कुछ अपोमिक्सिस के टाइप्स है, दैट इज अ रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडेप्टिव टाइप ऑफ adventive type of apomixis। तो चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद में और 3 टाइप्स बताऊंगी। ओके, देन रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिव।
what is mean by recurrent, what is mean by non-recurrent and what is mean by adventative। तो इस केसेस में मतलब रिकरेंट के केस में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक इज अराइजेस फ्रॉम archisporial set, embryo sac is arises from archisporial cells। archisporial cells क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं। archisporial cells क्या होते हैं, डिप्लॉयड। embryo sac arises from archisporial cells। archisporial cells is called as, that is recurrent type of apomixis, recurrent type of apomixis। next, archisporial cells are yes diploid, diploid। अब डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस नहीं हुआ है, चलिए ये आगे जाके क्या करेंगे, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक ही तैयार करेंगे। या archisporial cells or any part of the nucellus, any part of nucellus or any part of nucellus, any part of nucellus। अब न्यूसेलस क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है तो चलिए आप ये ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये है ओव्यूल, ये है न्यूसेलस, ये है एम्ब्रियो सैक। रेड वाला जो होता है वो होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसको बोला जाता है archisporial cells। आउट ऑफ दिस one archisporial act as a megaspore mother cell। इनमें से एक सेल जो है वो archisporial सेल का फंक्शन करती है और मेगास्पोर मदर सेल का फंक्शन करती है। इन शॉर्ट कॉल्ड एज MMC, जो कि आगे जाके मियोसिस करेगी और यहाँ लीनियर टेट्राड बनाएगी। आउट ऑफ दिस 3 डीजेनरेटेड और एक ही रहेगा फंक्शन, जो कि हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ सीमेन गैमेटोफाइट के अंदर। तो चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या रिकरेंट का मतलब क्या है। रिकरेंट में एम्ब्रियो सैक तैयार हो रहा है, अराइज हो रहा है archisporial सेल्स से या एनी पार्ट ऑफ द न्यूसेलस, का मतलब न्यूसेलस के जो भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड ही होते हैं। वो उसमें से बहुत सारे सेल मतलब सेल्स एमएमसी के हिसाब से एक्ट होते हैं, archisporial सेल्स कहते हैं उसे। और वन जो होता है जो कि माइक्रोपेलर एंड की तरफ होता है वो एक्ट एज एमएमसी, दैट इज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब रिकरेंट के अंदर डिप्लोस्पोरी भी एक टर्म दी है। व्हाट इज मीन बाय डिप्लोस्पोरी, व्हाट इज मीन बाय डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी यस। एम्ब्रियो सैक अराइजेस फ्रॉम, एम्ब्रियो सैक तैयार हो रही है किसके थ्रू, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यस पहले वाले केस में, रिकरेंट के पहले वाले केस में उन्होंने क्या कहा है कि एम्ब्रियो सैक तैयार हो रही है बट एनी पार्ट ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के किसी भी सेल्स के थ्रू ये तैयार हो रही है। बट डिप्लोस्पोरी के केस में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो सैक अराइजेस फ्रॉम ओनली एंड ओनली मेगास्पोर मदर सेल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है archisporial सेल और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, यस मेगास्पोर मदर सेल जो है ना, तो वो सेल जनरली एक archisporial सेल जो कि माइक्रोपेलर एंड की तरफ होती है वो मेगास्पोर मदर सेल्स का फंक्शन करती है। तो इस केस में एक ही सेल एम्ब्रियो सैक तैयार करवा सकती है, बट इस केसेस में बहुत सारे archisporial सेल्स हैं या बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स हैं जो कि एम्ब्रियो सैक तैयार करवा रहे हैं। तो इस केस में एम्ब्रियो सैक बिकम्स डिप्लॉयड, करेक्ट। ओके, तो चलिए रिकरेंट का मतलब आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, नॉन रिकरेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट का मतलब है embryo sac arises from diploid megaspore mother cell as it is।
अब आप बोलोगे कि इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है, चलिए मैं बता देती हूँ। बट यहाँ MMC that is a megaspore mother cell undergoes unusual रिडक्शन में जाता है या मियोसिस के अंदर जाएगा, unusual meiosis, and to form obviously haploid, yes correct, embryo sac. So this is the difference of diplospory and non recurrent type of apomixis. Okay, समझ में आया? और नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो कि हैप्लॉइड ही एम्ब्रियो सैक बनाई है ना, तो यहाँ एग के थ्रू भी तैयार हो सकती है। एम्ब्रियो सैक इज मे बी फॉर्म बाय एग, एग के थ्रू भी तैयार हो सकती है क्योंकि एग आर हैप्लॉइड। ओके, समझ में आया? तो चलिए दोनों भी पॉइंट होप सो क्लियर हो चुके हैं। निकोटियन इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एडवेंटिव, एडवेंटिव का मीनिंग क्या है? अब एम्ब्रियो सैक में डेवलप फ्रॉम may be nucellus or integument. Embryo sac may be developed from nucellus or integument. अब बताइए integument, अब मुझे बताइए यहाँ integument क्या है? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक भी कैसे तैयार होगी? डिप्लॉइड ही तैयार होगी, तो यहाँ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक तैयार होती है। इट इज कॉल्ड एज अ ज़ाइगोटिक एम्ब्रियो। बेस्ट एग्जांपल मैंगो, ऑरेंज। एग्जांपल क्या है यहाँ? मैंगो, ऑरेंज। ओके, इसका एग्जांपल है निकोटियाना। ओके, these are the three types of apomixis: recurrent, non-recurrent and adventitive type of apomixis. कुछ केसेस में मियोसिस हो रहा है लाइक नॉन रिकरेंट, कुछ केसेस में मियोसिस नहीं हो रहा है तो वो है विदाउट मियोसिस या विदाउट फर्टिलाइजेशन, हेंस दे आर कॉल्ड असेक्सुअल। और मियोसिस हो रहा है, दिख रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप होगा। चलिए यहाँ हमारा खत्म होता है अपोमिक्सिस। नेक्स्ट और एक छोटा सा पॉइंट बचा है, वो है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी, मिनी एम्ब्रियोस कैसे तैयार होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में उसको हम इन डिटेल देखेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में अगर एनी आपको प्रॉब्लम है या कुछ डाउट्स पूछने हैं तो चलिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो भी आप बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि इस सेशन के अंदर हमने आज क्या क्या देखा। तो आज हमने डॉर्मेंसी देखी। ओके, डॉर्मेंसी मतलब चलिए ऐसा सीड की जो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, रेस्टिंग पोजीशन में है, खुद को अरेस्ट कर चुका है, इट इज कॉल्ड एज अ डॉर्मेंसी पीरियड। अब जो सीड सनलाइट, एयर, सॉइल, वाटर होते वक्त खुद को ग्रो कर पा रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ वायबल सीड या मैच्योर सीड। अब सीड की डॉर्मेंसी कैसे ब्रेक हो सकती है? एग्जैक्टली सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए आपको वार्म वाटर चाहिए, न कि कोल्ड वाटर, या आप अल्कोहल भी यूज कर सकते हो। या नेचुरल सीड डॉर्मेंसी कौन ब्रेक करता है? दैट इज अ जिब्रेलिन। तो ये पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए हैं वो आपको देखने हैं और उसको उसके नोट्स भी बनाने हैं क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और जो स्क्रीनशॉट आप लेते हो उसके नोट्स आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, और लास्ट में देखा हमने अपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है। होप सो ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद पॉलीएम्ब्रियोनी। तो चलिए अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है पवन मांग एकेडमी, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी के साथ।